आलोचना उसकी होती है जो कुछ करता है, वो कुछ करता है नहीं है। सत्यपाल मलिक जी के भाषण को आप कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, वो सच्ची बात कह रहे हैं। क्या पहले उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? मानते हैं कि स्टेट लेवल पर जो संगठन है वो तैयार नहीं हुआ अभी तक? ये तो सारे आरएसएस का टोल है। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। 9 महीने इलेक्शन के बचे हैं लोकसभा के, और अलग अलग पार्टियों ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। हम जनता का ओपिनियन लेने के लिए नावड़न विधानसभा के गांव मसूदपुर में पहुंचे हैं। प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, जो पूर्व में निर्दलीय विधायक बने थे और इस हल्के की जनता का कुछ न कुछ विकास करके दिखा था। 2019 में बीजेपी के दामन थाम लिया था, लेकिन एक क्या करने भाई, जो सच्चा किसानी देसी है वही प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी हैं। लगभग 750 किसानों की शहादत के बाद 3 ब्लैक लॉ लेके आई थी बीजेपी सरकार। उन्हीं को देखते हुए बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया और जा कांग्रेस का दामन थामा, रणनीति बनाई है। और 2024 का चुनाव क्या कुछ परिवर्तन लेके आएगा, खुद राम भगत शर्मा जी से। सर नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, चुनाव नजदीक है और फिर किसानों के लिए आपने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। कल फिर किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ है, सड़कों पर घिसरा गया है। किस नजरिए से देखते हैं बीजेपी की नीति को? ये किसानों को बराबर तोड़ रही है बीजेपी सरकार। किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है, न किसानों को एमएसपी दे रही है, न किसानों को भाव दे रही है। और एक भावांतर जो योजना किसानों के लिए लेकर आई, वो किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी है। इन्होंने वायदा किया था हम किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की है, न एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया है, और न ये सरकारी रेट पर जो है फसलें खरीद रहे हैं। इन्होंने तो बल्कि सरकारी मंडियां खत्म कर दी थी। जो 3 काले कृषि कानून बनाए थे, उसका मकसद ये था कि सरकारी मंडियां खत्म हों और ये सारे टोटल जो इन फसल खरीद का प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट एजेंसियां फसल खरीदे, और जो बड़े बड़े फार्म हाउस बने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आए थे ये, इसमें जो कॉरपोरेट लोग थे वहां उन्होंने पैसा लगाना था, क्योंकि दूसरे सेक्टर जो है कोरोना पीरियड के अंदर बुरी तरह से धराशायी हो गए थे। सिर्फ एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर बना था, बचा था, जिसने देश को बचाया था। वो किसानों की जमीनों को जो बड़े बड़े 10-10 हजार एकड़ के इन्होंने फार्म हाउस बनाने थे कॉरपोरेट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, उसके लिए काले कानून लेकर आए थे। इसलिए इन्होंने किसान भाइयों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए दिल्ली जो है आंदोलन किया था। और वहां पर आंदोलन की शुरुआत मुझे मालूम है पीपली पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। जी जी। पीपली पर जब किसानों का लाठीचार्ज हुआ था, उसी समय उसी दिन खेत में जाके मैंने वहां पर मीडिया बुला के न अब इस सरकार इस पार्टी को तिलांजलि दे दी थी। हालांकि पार्टी में मैं कभी गया इनके किसी प्रोग्राम में नहीं देख गया, मैं तो इसको पता था ये तो सारे आरएसएस का टोल है। ये धर्म मजहब की राजनीति करने वाले, समाज को बांटने वाले, तोड़ने वाले लोग हैं। वो तो मेरे पांव में कैप्टन अभिमन्यु आके गिर गया कि गुरुजी मैंने जो है ये कुछ विकास कार्य शुरू करवा रखे, बंद नहीं होंगे, मेरी मदद कर दो आप। और ये किसान विरोधी पार्टी है। 19 का जो चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, 2024 से पहले हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन लगातार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज जो है, इससे किसानों की आय दोगुनी कैसे देख पा रहे हैं? आप बताओ कैसे दोगुनी कर रहे हैं? किसानों पर ज्यादतियां दोगुनी कर रहे हैं। किसानों के जो अखराजात हैं, खर्चे हैं, वो बढ़ रहे हैं। हर जो किसान की डीजल का खर्चा बढ़ गया, बिजली के रेट बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ गए, और पेस्टिसाइड के चार्जेस बढ़ गए हैं, आसमान को छू रहे हैं। लेकिन फसलें उनकी जो है कभी 10 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 50 रुपए बढ़ाते हैं, तो वहां पर जो उनको एमएसपी नाम की सरकारी रेट पर खरीद नहीं हो रही। कैसे उनकी दोगुनी होगी? उनको तो दोगुनी अब यहाँ पर इन्होंने 10 गुना जो है टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी की आमदनी 10 गुनी कर दी है, लेकिन किसानों की आमदनी जो है आधी बची है, आधी बन रही। भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हुआ, पूरी हुई, उसमें एक स्लोगन चला हुआ था, नफरत के बाजार में प्यार की दुकानें खोलने आए, महाराष्ट्र को फतेह कर लिया। हरियाणा में हाथ से जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे क्या लॉजिक? देखो, हमारी पार्टी का फैसला था कि हमने हाथ से जोड़ो, जो हरियाणा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को, सारे हरियाणा, सारे देश की जनता को जोड़ा है, सारे देश का भ्रमण किया है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने एक जो 3750 किलोमीटर लगातार चल के, पैदल चल के इस देश की जनता को समझा, इस देश की समस्याओं को समझा, किसानों के दुख दर्दों को समझा, और उन्होंने
इस बीजेपी जो नफरत फैला रही है, धर्म मजहब की राजनीति जो करती है, भाई को भाई से लड़ा रही है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रही है, जाट को नॉन जाट से लड़ा रही है, जो आपस में लड़ा रही है, उस नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए, देश के हर बिरादरी को, हर समुदाय को एक करने के लिए जो है राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी। उसी के नक्शे कदम पर चल के सारे देश में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम भी हमारी पार्टी का फैसला था, और हरियाणा प्रदेश में लगभग ये समापन होने वाला है। हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब ये है कि हम दिलों को जोड़ें, और जो 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 बेचारे वंचित लोग हैं उनको उन चीजों से जोड़ो। ठीक है शर्मा जी, आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत क्लोजिंग मित्र हैं, और विपक्ष अनेक दावा ठोकती है भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, दोनों बाप बेटों की चलती है, तीसरा कोई अगर नेता उसके खिलाफ में कोई आवाज उठाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब किरण चौधरी जी बागी हो रही हैं, शैलजा जी बागी हो रही हैं, उससे पहले विधायकों ने अलग रास्ता देख लिया, आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये जो है नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा लोकप्रिय पॉपुलर लोग मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, रहे हैं, और मुख्यमंत्री हो। पहले भी किसी ने पूछा था, शैलजा भी ये कह रही है कि भाई उदय भान जी ये कैसे कह रहे हैं कि हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। उदय भान नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, देश की जनता कह रही है। प्रदेश की जनता जब हुड्डा साहब को चाहती है तो उसमें किरण या दूसरी शैलजा या दूसरे नेता क्या करेंगे? हम चाहते हैं उनको जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आना चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए, उनके बराबर खड़ा होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि स्टेट लेवल पर जो संगठन है वो तैयार नहीं हुआ अभी तक? नहीं, संगठन तो हम तैयार चल रही है, प्रोसेस हमने फाइल दे दी है, वो लिस्ट बना के दे रखी है उदय भान जी ने, और बहुत जल्दी ही जो है नहीं वो आउट हो जाएगी। ठीक है सर, नालंदा की जनता है ना त्राही त्राही हो रही है हर मुद्दे से। वैसे तो हरियाणा में अनेकों मुद्दे चल रहे हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जनसंवाद कर रहे हैं, किसी को किसी पार्टी का बता के उसको बाहर निकाल देते हैं, मुद्दों पर बहस नहीं होती है। जनसंवाद को आप कैसे देख पा रहे हैं? ये मुद्दों को भटका रहे हैं, हमेशा मुद्दों से तो भटकाने के लिए अलग किस्म के नारे देते हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए बजरंगबली का नारा दिया जाता है, कभी जो है राम श्री राम का नारा दिया जाता है, कभी गीता का नारा दिया जाता है। मुद्दों से भटकाने के लिए जो है जाट नॉन जाट की राजनीति की जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन हो सकता था, लोगों को ऐसी आशंका है, और अब भी हमें जनता का राय जानने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है। 2019 में पुलवामा हमला हुआ जिसमें 40 वीर शहीदों की शहादत हुई थी। सत्यपाल मलिक जी ने उस घटना को निंदनीय बताया है, और उसमें पूरा हाथ बीजेपी का बताया। आप कैसे देख पा रहे हैं सत्यपाल मलिक जी की बात? नहीं, ये मोदी का हाथ है, बीजेपी मोदी है। वैसे सत्यपाल मलिक जी के भाषण को आप कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, वो सच्ची बात कह रहे हैं। क्या पहले उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? देखो उनकी अपनी मजबूरी होगी, क्यों नहीं उठाई। वो ये अंडर प्रेशर दिए, तो कभी ईडी का डरते हैं, कभी किसी चीज का डरते हैं, किसी को पदों का लालच दिया जाता है, तो वो उनकी मजबूरी होगी। लेकिन देर सवेर सच्चाई जनता के सामने आ जाती है। अपने राजनीतिक बचाने के लिए इन्होंने वहां पर पुलवामा के अंदर जो घटना करवाई थी वो जग जाहिर हो चुकी है। अब तो हमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये मोदी है, नाम राष्ट्रवाद का लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा देशद्रोह है ये। नाम देश हिंदुवाद का लेता है, इसमें हिंदू वाले कोई गुण ही नहीं है। ये पाखंडी है, ढोंगी है, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इन्होंने तो क्या है, हर चीज का इंडस्ट्रियलाइज प्राइवेटाइजेशन कर दिया, देश की खाने बेच दी, देश के रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, देश की एयरवेज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, देश के जो बड़े बड़े जो स्टेडियम्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कारखाने हैं, बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ये तो अपने नाम की करेंसी भी चलवा देगा अगर इसकी चली तो, आगे अगर जनता ने गलती कर दी तो। और अब देखिए आर्मी के अंदर जो है नहीं, सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ की कहाँ जरूरत थी। हमारे तीनों जनरल अलग अलग होते हैं, सेनाओं के मुखिया, उसके ऊपर हमारा चीफ कमांडिंग अफसर जो राष्ट्रपति होता है, उसके बीच एक राजनीतिक मोरा अपने हाथ में जो है कि देश की सेना को भी अपने ढंग से घुमाते रहे। तो ये तानाशाह आदमी है, किसी तरह से प्रजातंत्र को खत्म करना चाहता है इस देश को। सर नालंदा विधानसभा की बात करें, 5 से 7 कैंडिडेट 2024 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। जनता की राय है कि कोई किसी को प्रत्याशी बना रही, किसी को प्रत्याशी बनाए। आप अपने आप को किस पोजीशन पे देख पा रहे हैं? देखिए, मैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मेरा विश्वास है। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है। ये तो उनका कायल हूँ भाई, टिकट मिले न मिले, चुनाव लड़ूं न लड़ूं, मैं उनके साथ हूँ। बीजेपी से इस्तीफा देने से पहले कोई डील नहीं हुई थी क्या? ये टिकट कोई डील मैं कभी करता नहीं। मेरी आस्था होती है बीजेपी ना, मैंने कोई ढंग से वो मतलब जो है बीजेपी एक
जो नहीं चलते चलते रास्ते में कोई एक कदम दाएं बाएं चला जाता है। लेकिन मैं ये बीजेपी सिर्फ मैं कभी न अभिमन्यु की मदद के लिए मैं बीजेपी में आया था। बीजेपी तो मतलब जो नहीं एक बहाना था। मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी था 1986 में। 1986 में चौधरी बसरूप सिंह के समय में इस विधानसभा का नारायणगंज का अध्यक्ष होता था। क्योंकि इवन जो 85 सीट चौधरी देवीलाल की आई थी लोकदल की जिनकी, उस टाइम भी हमने मसूदपुर के भाई ने कांग्रेस को चौधरी स्वरूप सिंह को जिताया था। तो मैं कांग्रेसी हूँ। उसके बाद बंसीलाल के साथ रहा, मैं कांग्रेसी हूँ। उसके बाद फिर जो नहीं मैं आज़ाद MLA बना और फिर आज़ाद रहते वाले गए विकास करवाए, फिर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस में गया। ठीक है। आपको कैप्टन अभिमन्यु जी गुरु जी बुलाते हैं। वो जो 5 साल पहले सत्ता में रहे और वित्त मंत्री एक हरियाणा के बहुत बड़े खजाने के मालिक रहे, कितना सार्वजनिक विकास हुआ सबके हित के लिए नारायणगंज विधानसभा? देखो कुछ काम करवाए लेकिन अधूरे पड़े हैं। स्टाफ कॉलेज में स्टाफ नहीं है, डाटा में कॉलेज तो बना दिया लेकिन बिल्डिंग नहीं है। अब नारायणगंज के अंदर आप देखो सफाई की क्या व्यवस्था है, नारायणगंज के जो प्रशासनिक भवन नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ये तो पुरानी डिमांड लोगों की, एक सरकार का रूटीन के काम करवा दिए उसने। वित्त मंत्री था, हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी उसको MLA नहीं बनना था। ये तो नारायणगंज हल्के की दरिया दिली है, उसको MLA बना दिया, फिर उन्होंने उस MLA को खो दिया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ सर। हाथ से आजोड़ो यात्रा हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई में पहुंची। हाँ जी। उसका क्रेडिट नारायणगंज के कार्यकर्ताओं को जाता है कि केवल एक आदमी को श्रेय जाता है हाथ से आजोड़ो यात्रा का? हाथ से आजोड़ो यात्रा नहीं, तो हाथ से आजोड़ो प्रोग्राम था। यात्रा तो होती है जब एक गांव से चलकर आप 60 के 60 गांव में जाते हो। बलजीत जी ने आरोप लगाया वो यात्रा तो मैंने की है। मैंने हर गांव में गया हूँ। मैं आपने देखा हो हर गांव में गया हूँ। मैं लगभग 49 गांव में जा चुका था। उसके बाद प्रोग्राम, ये बड़ा प्रोग्राम आ गया था हल्कम दीपेंद्र का। हाथ से जोड़े मेरे प्रोग्राम मेरे अब भी चल रहे हैं हल्के में। ठीक है कि वो जनसभा मैंने अभी तक आदेश नहीं मिला है जनसभा हाथ से जोड़ोगी करना, क्योंकि मैंने हुड्डा साहब का प्रोग्राम यहाँ पर करवा दिया था। मुझसे हजारों की संख्या में 8 और 10 हजार के बीच तो लोग कहते थे। खुद हुड्डा साहब ने कहा कि ये चाय पानी का प्रोग्राम थोड़ा ही धुरेली कर दिया आपने। तो भाई वो जो है नहीं हाथ से जोड़ो प्रोग्राम यात्रा नहीं थी। उस जन सैलाब को इकट्ठा करने में जस्सी पेटवाड़ी कितनी भूमिका रही थी? अच्छा मेहनत तो कर ही रहा था, उसने मेहनत की है। और सिंचाई गांव के कई साथियों, अजीत सरपंच है, बलजीत सियाग है, दूसरे और साथी हैं। बाकी हमारे मैंने देखा सारे मेरे आदमी वहां पर पहुंचे हुए थे। क्या राम भगत शर्मा को अगर 2024 का विधानसभा का टिकट नहीं मिला, अगर कोई और सदस्य पार्टी से आता है तो उसकी सपोर्ट करेंगे या कि नीचे नीचे काट? दिल जान से करेंगे। काट करना मेरी आदत नहीं है। काट करता था मैं पिछली बार भी करता था कांग्रेस में रहते हुए, लेकिन मैं डबल रोल नहीं करता, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी थी। मैं किसी की खिलाफत करूंगा तो खुल के करूंगा, किसी की मदद करूंगा तो खुल के करूंगा, जी जान से करूंगा। 300 यूनिट फ्री करेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, जैसे हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान सरकार दे रही है, दूसरी सरकारें दे रही है कांग्रेस की। राजस्थान में तो सर लगभग 4.5 साल से सरकार आपकी, पहले क्यों नहीं दिया? चुनाव के टाइम पर ये प्रलोभन है, स्टंट नहीं है? नहीं स्टंट नहीं है, ये स्टंट नहीं है। बड़े अच्छे किसानों की उन्होंने नीतियां पहले भी की है। किसानों को कर्जे की उन्होंने वायदा किया था, सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। तो टाइम तो लगता है अपने रिसोर्सेज के हिसाब से। अब इन्होंने कर तो दिया, बीजेपी क्यों नहीं कर रही? इसके भी ये चुनाव, ये भी देख रहे चुनाव आ रहा है, सारे देश में आ रहा है, ये करें 500 रुपए सिलेंडर करें सारे देश में। शर्मा जी एक बात पूछ लेता हूँ। जब भी विधानसभा नारायणगंज का जिक्र होता है, दादा राम कुमार गौतम की कोई बायोग्राफ नहीं करता है कि उसने क्या किया इस 4 साल में, कितना सबके हित का काम किया है। मैंने कैप्टन अभिमन्यु से बात की है, जस्सी पेटवाड़ से बात हो रही है और आपसे भी, उसके कुछ मतलब की कमी नहीं दिखा रहे कि भाई एक विधायक के होते हुए किसी गली मोहल्ले नुकड़ा कोई काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या तो पर्सनल वोट बैंक है राम कुमार गौतम का, कहीं टिकट मिल जाए फिर आपका वो नुकसान हो जाए, अगर इसके बारे में भी बोल दिया जाए। आलोचना उसकी होती है, जो कुछ करता है वो कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, वो तो ये गुड फॉर नथिंग। नारायणगंज के मसूदपुर गांव में बैठे थे और प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी पूर्व MLA नारायणगंज, अनेक मुद्दों पर खट्टी मीठी बात हुई और 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। तो पूरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक है, पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप लोग पूछ रहे हैं क्या हरियाणा के साथ में और सेंटर के लेवल पर भी पूरा परिवर्तन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना जवाब लिखिए। मिलेंगे तब तक जय हिंद।